चलो, तो लास्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कल तुम लोगों को मैंने जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, ठीक है, उसको बताया था और ये भी बोला था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है नेक्स्ट क्लास में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये जो फिगर बनाया है, ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है जब बनती है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका एक बैकबोन बनता है, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन बनता है वो किससे बनता है? ऑल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट का एक चेन बनता है। ये जो चेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकबोन है ये दोनों ही स्ट्रैंड्स में होगा। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में ये जो हमको बैकबोन है ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो सीन में कहाँ आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो शुगर के साथ अटैच्ड रहते हैं और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बाहर की तरफ क्या करते हैं? प्रोट्रूड होते हैं या बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, शुगर से अटैच्ड रहेगा और बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा राइट एंगल्स पर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है तो यहाँ से भी एक नाइट्रोजनस बेस निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गए, दोनों में से नाइट्रोजनस बेसेस जो है बाहर प्रोट्रूड हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है इनमें क्या रहेगा? इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है रहेगी, ठीक है। तो शुगर और फॉस्फेट हो गया, बैकबोन बनाया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो शुगर से क्या करेंगे? जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसेस आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। अब शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? कल क्या बताया था मैंने? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और 2 नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। ये चीज़ बेसिक है, ये अपने को याद रखनी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है। अब अगर प्रॉपरली शो करूँ मैं तुम लोगों को कि ये जो है ये क्या है? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये आपका हो गया शुगर, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। और नाइट्रोजनस बेस जो है वो बाहर की तरफ निकला रहेगा राइट एंगल्स के राइट एंगल पे वो क्या रहेगा? प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे ही मैंने बता दिया एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी? ठीक है। क्या? हाँ, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये साइटोसिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे इसका हम लोग जस्ट ऑपोजिट दूसरा एक हम लोग स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। अब
ये स्ट्रैंड जो है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो दूसरा वाला जस्ट उल्टे डायरेक्शन में इस तरीके से भागेगा, है ना। तो देखते हैं कैसे बनता है। अपराजिता, ठीक है। इस तरीके से दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये क्या करेंगे, एंटी पैरेलल रन करेंगे और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनके बीच में क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर, ठीक है, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंड पे OH ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन नंबर अगर हम लोग काउंट करें इस शुगर का 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5th पोजीशन पे 5th कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। ठीक है। लेकिन ये जो 3rd कार्बन का OH ग्रुप है ये फ्री है। ठीक है। तो ये किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन करने के लिए या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा फ्री रहता है। ठीक है। अब इस स्ट्रैंड का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर फॉस्फेट आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है, तो 5th कार्बन है ये। ठीक है। 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप भी क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप आगे चल के किसी दूसरे चीज के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर 3rd कार्बन फ्री है, मतलब 3rd पोजीशन पे जो ग्रुप है वो फ्री है, और ऊपर जाकर के जो 5th पोजीशन पे जो ग्रुप है वो फ्री है। ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये कैसा दौड़ रहा है, 3' से 5' डायरेक्शन में दौड़ रहा है। दिस विल बी 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे 5th कार्बन फ्री टू कंबाइन एंड यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर जो है 3rd कार्बन फ्री टू कंबाइन रहेगा और यहाँ पर 5th कार्बन पे जो ग्रुप है दैट विल बी फ्री टू कंबाइन। तो ये जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3' to 5'। इस तरीके से दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं दोनों के दोनों हमेशा एंटी पैरेलल यानी कि 3' to 5' जाते हैं, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 3' to 5' हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि जब कभी भी हम लोग DNA का कुछ भी अगर सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है, या DNA को हमको शो करना है, ठीक है, तो हम उसको 3' 5' करके ही हमेशा शो करेंगे, सो दैट हम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है या कौन से तरफ भाग रहा है वो हम लोग शो कर सकें। ठीक है। तो ये 3' to 5' जो है इसको शो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये जो आपका नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस भी स्पेसिफिक कार्बन से ही जाकर के बाइंड करते हैं, मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, प्यूरिन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं कल मैंने बताया था 9, ठीक है, और पिरिमिडीन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 6। ठीक है। तो जो प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा
अपने 9th कार्बन एटम से किससे जुड़े रहते हैं? शुगर से। मतलब जो प्यूरीन्स का 9th कार्बन एटम रहेगा उससे ही प्यूरीन्स जो है शुगर से जुड़ेंगे, ठीक है। और पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो अपने फर्स्ट कार्बन एटम से ही जा कर के शुगर के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। प्यूरीन्स जो हैं हमेशा 9th कार्बन एटम से शुगर से एसोसिएट होंगे और पिरिमिडीन्स जो हैं वो हमेशा अपने फर्स्ट कार्बन एटम से जा कर के शुगर के साथ एसोसिएट होंगे या उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो 3' 5' जो है ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जब कभी भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, ठीक है, आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं तो दोनों के बीच में बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग कहने का मतलब क्या है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस किस नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बेस पेयरिंग, ठीक है। तो बेस पेयरिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि एडिनाइन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ बेस पेयरिंग करेगा और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। ऐसा होता किस लिए है? देखो, एडिनाइन और ग्वानिन दोनों क्या है? प्यूरीन्स हैं, ठीक है। साइटोसिन और थाइमीन दोनों क्या है? पिरिमिडीन्स है, ठीक है। तो बाई रूल क्या रहता है कि एक प्यूरीन जो है वो दूसरे प्यूरीन के साथ कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक प्यूरीन हमेशा एक पिरिमिडीन के साथ करेगा और एक पिरिमिडीन हमेशा एक प्यूरीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि प्यूरीन्स जो हैं वो 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान के चलें कि प्यूरीन टू प्यूरीन ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में डीएनए के स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्यूरीन टू प्यूरीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो प्यूरीन टू प्यूरीन बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्योंकि वो 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर जो डीएनए का डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो तो 6 मेंबर्ड है तो वहाँ डीएनए का डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए और डीएनए के स्ट्रक्चर को या उसके साइज को यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए हमेशा प्यूरीन और पिरिमिडीन का ही बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एडिनाइन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ करेगा। अब इनके बीच में क्या रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। तो एडिनाइन और थाइमीन के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो साइटोसिन और ग्वानिन को ही मैंने शो किया है तो 3 बॉन्ड्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो हमेशा एडिनाइन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल जो है वो सीन में आता है जिसको हम लोग कहते हैं चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। ठीक है, यहाँ पे एक रूल आता है सीन में जिसको कहते हैं चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल, ठीक है। चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल को चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था 1950 में ही। इससे पहले कि डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज होता उसके पहले ही चारगाफ ने 1950 में ये जो रूल है इसको प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरीन्स विल ऑलवेज बी सिमिलर टू द नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स। अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अगर उसमें 10 प्यूरीन है तो 10 पिरिमिडीन भी होगा, ठीक है। दोनों का हमेशा इक्वल नंबर रहेगा, ठीक है। और एक चीज़, ठीक है, नंबर ऑफ प्यूरीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन, ये पहला रूल था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है। और ये भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि नंबर ऑफ बेस पेयरिंग, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयरिंग मतलब कि डीएनए का जो एक टर्न है, एक हेलिक्स है, ठीक है, डीएनए के एक हेलिक्स या एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये रूल भी जो है चारगाफ ने ही प्रपोज किया था, ठीक है। तो चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल बस इतना याद रखना कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines विल ऑलवेज बी इक्वल, ए विल बॉन्ड फॉर्म विथ थाइमीन एंड द साइटोसिन विल बॉन्ड फॉर्म विद द guanine ओनली, ठीक है। सो दिस वाज द चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। उसके बाद ये चीज़ तो मैंने तुम लोगों को बता ही दी कि जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक 3' to 5' जाता है और एक 5' to 3' जाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब एंटी सेंस और सेंस होता क्या है, ठीक है। जो स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3' से 5' के डायरेक्शन में रन करता है, उसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। एंटी सेंस स्ट्रैंड 3' से 5' जाता है हमेशा, ठीक है। एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो हमेशा 3' से 5' जाता है और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। एंटी सेंस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। और क्या खासियत होती है एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड की, कि एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है इसी के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करने का काम कौन करता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड करता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्ड बाय द एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंस स्ट्रैंड पे। तो सेंस स्ट्रैंड जो है वो जाता है 5' to 3', ठीक है। सेंस स्ट्रैंड जो है वो जाता है 5' to 3' और सेंस स्ट्रैंड जो है इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। सेंस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आयरनी है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेंस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी कह रहे हैं तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं तो इसी के अंदर जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो रहती है किसके अंदर, एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। इसको कोडिंग स्ट्रैंड जो है सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेंस स्ट्रैंड होता है ये क्या करता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरीके का बायोमॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और डिफरेंट तरीके के जो सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, वो काम कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड को किसी भी तरीके के डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसके अंदर एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो सिर्फ एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करने का काम जो है वो एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है करता है। क्लियर है इतना? ठीक है।
अब दूसरी चीज़ आती है कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि ए और टी और जी और सी जो है, ठीक है, वो आपस में हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलेंगे, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, किसी का बॉन्ड फॉर्मेशन टी के साथ हो गया या ए का बॉन्ड फॉर्मेशन जी के साथ हो गया, अगर एक्सीडेंटली हो गया किसी रीज़न के वजह से, तो वैसा डीएनए जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। कुछ समय के बाद ऐसे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। डीएनएज एक एंजाइम होता है, डीएनएज एंजाइम जो है वो डीएनए को डिग्रेड करने का काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो हमेशा ATGC की चलती है, अगर गलती से उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो डीएनएज एंजाइम जो है वो वहाँ पर एंटर करता है, ऐसे फॉल्टी डीएनए को डिग्रेड कर देता है और वैसे डीएनए को वहाँ से रिमूव करने का काम जो है डीएनएज एंजाइम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए पे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। जनरली डीएनए के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है लीनियर डीएनए और दूसरा होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, दो तरीके के डीएनए हैं, एक होता है लीनियर डीएनए और दूसरा होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब लीनियर और सर्कुलर डीएनए में क्या डिफरेंस है? लीनियर डीएनए के जो एंड्स होते हैं दे आर ऑलवेज फ्री, ठीक है, लेकिन सर्कुलर डीएनए के जो एंड्स होते हैं, एंड्स जो हैं वो घूम करके आपस में एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से डीएनए जो है वो इस तरीके से सर्कुलर बन जाता है और लीनियर डीएनए क्योंकि उसके एंड्स हमेशा फ्री रहते हैं तो वो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लीनियर डीएनए कहाँ मिलता है? लीनियर डीएनए हमको हमारे न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो मोस्टली होता है लीनियर डीएनए। ठीक है, अब सर्कुलर डीएनए कहाँ मिलता है? जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरली सर्कुलर डीएनए हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और सर्कुलर डीएनए और कहाँ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? हमारे ही बॉडी के अंदर। जैसे हम लोगों ने क्लास 9 से अभी तक पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है वो भी सर्कुलर डीएनए ही होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर डीएनए है तो वो सर्कुलर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो कुछ भी क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो डीएनए किस फॉर्म में रहेगा? लीनियर फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आज का तुम लोगों को समझ में आया है। और सेंस और एंटी सेंस में बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी आगे जो हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसमें हम लोग सेंस और एंटी सेंस की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और कोई डाउट आएगा तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। ओके, राघवेंद्र बंद करो उसको।